तो चलिए दोस्तों अगली क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपकी ये घटनासार की जो सीरीज चल रही है मैगजीन करंट अफेयर्स की, उसका आपका ये लेक्चर 4 होने वाला है। और ये राष्ट्रीय घटनाक्रम जो आप थंबनेल पे नहीं पढ़ा हुआ है, तो राष्ट्रीय घटनाक्रम की ये आपकी चौथी क्लास होने वाली है, चौथी और आखिरी क्लास होने वाली है। तो ये वाली जो मैगजीन है जो थंबनेल में लगी हुई है, सभी ने ये मैगजीन भी खरीद ली होगी। इसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम का सबसे ज्यादा पोर्शन दिया हुआ है, तो उसको करने में इसलिए हमें ज्यादा समय भी लगा हुआ है। इसके बाद जो अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम आएगा, खेल का सेक्शन आएगा, इकोनॉमिक्स सेक्शन, साइंस टेक्स, सारा सेक्शन हम करते हुए चलेंगे। जिस प्रकार से हम हर बार करते हैं उसी प्रकार हम विद ट्रिक्स और आपको एग्जाम में एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट भी देंगे और क्लास में ही याद करवाते हुए चलेंगे। तो पीछे की जो क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो जाइए, प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं, या फिर कमेंट में जाइए, कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से भी देख सकते हैं। सीधा चलते हैं, हमने कहाँ खत्म किया था। लास्ट हमने जो टॉपिक खत्म किया था वो किया था आपका जो था स्वच्छ वायु रैंकिंग पुरस्कार। तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, एक स्वच्छ वायु रैंकिंग पुरस्कार आता है, ये एक स्वच्छ सर्वेक्षण होता है जो ऑल ओवर होता है, एक स्वच्छ वायु रैंकिंग पुरस्कार भी मिलता है, और एक स्वच्छ पुरस्कार और एक स्वच्छ रैंकिंग भी बनी है, जिसमें आपको बताया था सब मद्रास सबसे गंदा शहर, डेटिएस्ट सिटी ऑफ इंडिया मद्रास बनी थी। तो पीछे के फैक्ट भी आपको रिवाइज करते हुए चलना है। अब देखते हैं आज का जो पहला टॉपिक क्या है। आज का पहला टॉपिक है एसआरएस जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर 40 से 25 तक पहुंच गई है। जो आपका सर्वेक्षण होता है नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, एसआरएस। एसआरएस जो आपका नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट आती है, कौन जारी करता है इसे, भारत के महापंजीयक की ये रिपोर्ट होती है। इसके अनुसार इन्होंने क्या कहा है, देश में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर पहुंच दिखाती है। तो देश में स्वास्थ्य सेवाओं की क्या स्थिति है, इसकी जो रिपोर्ट तैयार होती है ये एसआरएस रिपोर्ट कहलाती है। अब इसमें क्या क्या मेन फैक्ट्स होते हैं जो हमें याद करने होते हैं। तो रिपोर्ट में 2023 के आंकड़े शामिल हैं। इसके अनुसार आईएमआर इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, तो जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट नहीं जानते एक बार समझ लीजिए। तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट या शिशु मृत्यु दर क्या होती है, जो नवजात शिशु होते हैं, जो 1 साल तक के नवजात शिशु होते हैं, जो पैदा होने से 1 साल तक के शिशु होते हैं, और 1000 के आंकड़ों से इनको नापा जाता है। 1000 में से कितने बच्चे इनमें से मर जाते हैं, कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है, उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, या मतलब कि शिशु मृत्यु दर, नाम से ही समझ आ रहा होगा। तो इसे बोलते हैं आईएमआर। अब आईएमआर कितना था, 1971 में 129 था, और अभी कितना हो गया है, अभी का जैसे ही आपने देखा होगा ये अभी 40 से 25, पिछली रिपोर्ट में कितना था, 40 था, अभी कितना हो गया 25। मतलब कि अभी भारत में 1000 इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट में से, मतलब 1000 बच्चों में से 25 बच्चे ऐसे हैं जो पैदा होने की 1 साल की उम्र तक उनकी मृत्यु हो जाती है। अब आपको क्लियर होगा कि आईएमआर क्या होता है। अब आईएमआर क्या हो गया है, देश का 25 हो गया है इसके एसआरएस रिपोर्ट के अनुसार। ये पूछा जाता है, यही फैक्ट सीधा आएगा आपका। एसआरएस रिपोर्ट के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कितनी हो गई है, 25, 28, 29, 30, ऐसे आपको लिखा हुआ आएगा जब आप कहेंगे कि अच्छा ऐसे होता है ये, ठीक है। अब इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट में सबसे ज्यादा गिरावट कहां दर्ज की गई है और सबसे कम स्तर कहां का रहा है, मतलब कि सबसे जो ज्यादा इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है आईएमआर है, ये है आपका मध्य प्रदेश का, और सबसे कम आपका किसका है, मणिपुर का। आपको पिछली बार भी सेम यही था, तो आपको ऐसे ही पढ़ाया था। आपको याद कैसे कराया था, जब आपको याद कराया था तब आपको कैसे कराया था, आपका आईएमआर तो 25 हो गया है। सबसे ज्यादा आईएमआर किसका है, सबसे ज्यादा आईएमआर आपको बताया, देखिए सबसे ज्यादा आईएमआर है आपका एमपी का, और सबसे कम किसका है, एक मिनट पेन ले लेते हैं। तो इन्फेंट जो मोर्टिलिटी रेट है आपका, शिशु मृत्यु दर देश की हो गई है 25, किसके अनुसार, एसआरएस रिपोर्ट के अनुसार। इतना समझ गए होंगे। अब सबसे ज्यादा आपका आईएमआर कहाँ का है, ये है आपका मध्य प्रदेश का, और सबसे कम आईएमआर कहाँ का है आपका, ये है आपका सबसे कम कहाँ का है आपका, मणिपुर का। अब देखिए दोनों कैसे याद रखना है, ये आपका मध्य प्रदेश, ये आपका मणिपुर। तो देखिए बच्चों की सबसे ज्यादा मौत किस क्लास में होती है, किस वर्ग में होती है, तो आप कहेंगे देखिए अमीर वर्ग प्राइवेट में चला जाएगा, हो जाएगा। जो गरीब वर्ग होगा उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिल ही जाता है। उसके बाद बचता है मिडिल क्लास, जो बीच में फंस के रह जाता है, ना उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा पाता है, ना ही इतना पैसा होता है कि प्राइवेट में बहुत अच्छे उसमें दिखा ले, हॉस्पिटल में दिखा ले, तो फंस जाता है मिडिल क्लास। तो मध्य वर्ग का जो व्यक्ति होता है उससे आपको याद रखना है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मध्य वर्ग से याद रखना है। मध्य वर्ग के
जो क्लास होती है उसमें ही आईएमआर सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनके बच्चों को ना ही सरकारी गवर्नमेंट तक मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक पहुंच हो पाती है, ना ही बेस्ट फैसिलिटीज प्राइवेट हॉस्पिटल में मिल पाती है। अब आपको याद हो गया सबसे ज्यादा आईएमआर किस राज्य की होगी। अब सबसे कम कैसे याद रखनी है? सबसे कम कहाँ की होगी? जिसके पास ज्यादा पैसा होगा, जैसे आपको बताया कि अपर क्लास होगा, जो अमीर वर्ग होगा, तो जिसके पास सबसे ज्यादा मनी होगी, जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा, जिसके पास सबसे ज्यादा मनी होगी, उसके पास सबसे ज्यादा पैसा होगा, उसके पास अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज होगी, तो उसके बच्चों की मृत्यु दर कम होगी। अब आप बहुत अच्छे से क्लियर समझे होंगे। अब इससे क्या समझे होंगे कि क्या, देखिए सबसे ज्यादा आपका सबसे पहले तो समझिए आईएमआर, आपका आईएमआर कहाँ का सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा आपका आईएमआर है एमपी का। कैसे याद रखा है? मिडिल क्लास से। सबसे कम कहाँ का है? मणिपुर का। कैसे याद रखा है? मनी से। और कितना आईएमआर है देश का? 25। आपको सारे फैक्ट्स एक साथ अब याद हो जाएंगे और सारे हाइलाइट्स करके भी आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दी जाएगी। सबको पता है टेलीग्राम की लिंक कहाँ मिलेगी? कमेंट बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और आपको सारी पीडीएफ, सभी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है वहां। अब उसके बाद देखिए कुछ और जो फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, हाईलाइट करके भी आपको मिल जाएंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार आर्थिक रूप से सक्रिय समूह 15 से 59 वर्ष की आबादी बिहार में सबसे कम है। तो क्यों हाईलाइट करके आपको बताया गया? कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि डेमोग्राफिक जो डिविडेंड होता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये किस आयु वर्ग के लोगों को बोला जाता है? तो किस आयु वर्ग के लोगों को डेमोग्राफिक डिविडेंड बोला जाता है? बोला जाता है 15 से 59 वर्ग। मतलब कार्यशील आयु जो होती है, सबसे ज्यादा कार्यशील आयु अनुपात होता है जो आपका, वो होता है 15 से 59 वर्ग की आबादी। 15 से 59 वर्ग की जो आयु होती है, और इसमें सबसे कम कहाँ है? बिहार में है, इसीलिए बिहार पिछड़ा हुआ है। अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, एनआईआरएफ। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क कौन निकालता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन निकालती है। इस साल भी ओवरऑल कैटेगरी में आईआईटी मद्रास, हर साल आईआईटी में, आपको सीधा याद रखना है, कहीं भी पूछा जाएगा एनआईआरएफ जो रैंकिंग है, एक तो आपको ये याद रखना है बस कौन निकालता है, शिक्षा मंत्रालय निकालता है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025, हर साल की जो एनआईआरएफ आती है रैंकिंग, उसमें कौन ही टॉप करता है? आपका आईआईटी मद्रास ही टॉप करता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है, क्योंकि इसको एलिमिनेट करना इजी हो जाता है। आईआईटी मद्रास हमेशा टॉप करता है, आईआईटी मद्रास, सेकंड पे आईआईएससी बेंगलोर, तीसरे पे आईआईटी मुंबई। इसमें एक नई कैटेगरी जोड़ी गई है, सतत विकास लक्ष्य की नई श्रेणी जो जोड़ी है, उसमें भी कौन फर्स्ट पर है? उसमें भी आईआईटी आपका मद्रास टॉप पर है। तो आपको कुछ याद नहीं करना है, एनआईआरएफ रैंकिंग कहीं भी पूछी जाएगी, एक बस ये याद रखिए कौन निकालता है, दूसरा याद रखना है कौन सा आपका आईआईटी आता है, कौन सा आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आता है, केवल कौन सा आता है? आईआईटी मद्रास। आपको खत्म, याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत की पहली स्वदेशी 32 बिट चिप विक्रम का लॉन्च हुआ है। आपको जिसको भी घटनासार या घटना चक्र पीछे की जो आपने पढ़ी होगी, तो जब यूपीपीसीएस का 2024 का एग्जाम था, उस समय भी आपको ये टॉपिक पढ़ाया था कि पहली स्वदेशी 32 बिट की चिप विक्रम 3201 और आपकी कल्पना 3201। इसमें कल्पना का नाम नहीं दिया गया है, विक्रम का नाम बताया था आपको, विक्रम साराभाई के नाम से याद करना है, और कल्पना का कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है। तो विक्रम और कल्पना, पेन से लिख देता हूं, विक्रम और कल्पना, ये दोनों जो 32, याद रखिए कितने बिट की चिप है ये? 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर जो चिप होती हैं, जो बहुत सारे यूज में, कंप्यूटर, आपके रोबोट में, आपके रॉकेट्स में, हर जगह यूज होती हैं। तो अभी तक हम किस पर निर्भर थे? आपको पीछे भी एक टॉपिक पढ़ाया था, पीछे भी जो कल या परसों की क्लास में आपको टॉपिक पढ़ाया था, कौन सा था? आपकी 64 बिट की, आपकी 64 बिट की जो माइक्रो प्रोसेसर चिप थी, उसका क्या नाम था? उसका नाम किसी को तो याद होगा, यदि याद है तो पॉज करके वीडियो कमेंट में बताइए, उसका नाम क्या था? एनीवन? चलिए आप कमेंट बॉक्स में ही कमेंट करके बताइए। 64 बिट की आपकी एक चिप थी जिसका नाम था ध्रुव 64, ठीक है, क्या नाम था? ध्रुव 64। उसके बाद है आपकी विक्रम और कल्पना, ये है आपकी 32 बिट की चिप, और पहली स्वदेशी 32 बिट चिप पूछा जाए तो विक्रम और कल्पना, और पहली स्वदेशी 64 बिट चिप के बारे में या माइक्रो प्रोसेसर चिप के बारे में पूछा जाए तो आपकी ध्रुव 64, ठीक है। और उसके बाद सेम यही दिया हुआ है कि क्या है, केवल इतना ही पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद देखते हैं सीधा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको ही हाईलाइट किया गया है और उन्हीं को यहां समझाया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय की भारत की स्कूली शिक्षा पर एकीकृत शिक्षा सूचना रिपोर्ट प्रणाली प्लस 2024-25, क्या है ये? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली, इंटीग्रेटेड या यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड एजुकेशन प्लस,
ये क्या होती है, ये यूडाइस स्कीम आपकी, यूडाइस, यूडाइस प्लस। अब सीधा आ जाएगा आपसे क्वेश्चन पूछने को, यूडाइस प्लस संबंधित है शिक्षा से, रोजगार से, मतलब ऐसे टॉपिक, ऐसे ही क्वेश्चन भी पुटअप किए जाते हैं आयोग के द्वारा। तो आपको इसीलिए याद रखना है यूडाइस किससे संबंधित है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, यूडाइस प्लस। ठीक है, यूडाइस प्लस ये कुछ निष्कर्ष भी निकल के आए हैं, उसमें दिए गए हैं। अब आपको कैसे याद रखना है, देखिए छात्र शिक्षक अनुपात ऑब्वियस सी बात है बड़ा ही होगा, स्कूल छोड़ने की दर ऑब्वियस सी बात है कम हुई होगी, आपका बेहतर जीपीआर, जीईआर, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, सकल नामांकन अनुपात, जो आपका सकल नामांकन अनुपात होता है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो मतलब क्या होता है, कितने बच्चे ग्रॉसली मतलब एजुकेशनल में, एजुकेशन की फील्ड में अपना नामांकन करा रहे हैं, अपना एडमिशन करा रहे हैं, तो ये भी बड़ा है। बेहतर संक्रमण दर हुआ है, और सभी फील्ड में बेहतरी ही गई है। लेकिन बस आपको एक यहाँ याद रखना है, स्कूल में नामांकन, रिपोर्ट के आंकड़ों से पता चला है कि कुल स्कूल नामांकन संख्या कक्षा 1 से 12 तक 11 लाख छात्रों की कमी हुई है। लगभग कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के जो एडमिशन हुए हैं, स्कूल में नामांकन हुआ है, उसमें 11 लाख छात्रों की कमी आई है। अब आपको दो चीजें याद रखनी है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो तो बढ़ा है, लेकिन स्कूल में 1 से 12 तक की में संख्या घटी है, 11 लाख छात्रों की कमी हुई है। बस आपको ये याद रखना है, कहीं स्टेटमेंट वाइज पूछ दिया जाए ताकि आप कंफ्यूज ना हो, याद रहे आपको, यहीं से बनेगा, क्योंकि और सब में बढ़ोतरी हुई है, बस किसी में इसी में गिरावट हुई है। महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय वार्षिक सूचकांक रिपोर्ट, इसे क्या बोलते हैं, नारी, महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय वार्षिक सूचकांक रिपोर्ट जो जारी हुई है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, एक तो इसके लिए भी ये हाईलाइट किया गया है, कौन है आपकी, विजया राहतकर, विजया राहतकर, विजया राहतकर कौन है आपकी, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। द्वारा अगस्त 2025 में जारी महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय वार्षिक सूचकांक रिपोर्ट, नारी, इसको नारी बोलते हैं, नेशनल एनुअल रिपोर्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इस प्रकार से इसका फुल फॉर्म होगा, के अनुसार भारत का सुरक्षा स्कोर 65% है, जो महिलाओं की सुरक्षा संबंधी धारणा, कानून, स्थानों पर उनके अनुभवों को दर्शाता है। तो ये नारी रिपोर्ट आई है महिला सुरक्षा के ऊपर, राष्ट्रीय वार्षिक सूचकांक रिपोर्ट, जिसे क्या बोलते हैं, नारी रिपोर्ट। किसके द्वारा जारी की गई है, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा, और उनकी अध्यक्ष कौन है, विजया राहतकर। रिपोर्ट में क्या निकल के आया है, यह रिपोर्ट 31 शहरों की लगभग 12,770 महिलाओं के सर्वेक्षण के आधार पर ली गई है, और नारी 2025 के अनुसार महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित, अब आपको यही सबसे ध्यान देने की बात है, सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है महिलाओं के लिए, सबसे सुरक्षित शहर है कोहिमा, नागालैंड की राजधानी। मोस्टली सभी शहरों की या सभी स्टेट्स की राजधानी ही दी गई है, जैसे नागालैंड की कोहिमा, आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम, उड़ीसा की भुवनेश्वर, मिजोरम की आइजोल, सिक्किम की गंगटोक, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की। बट आपको याद रखना है टॉप 3, कोहिमा, विशाखापट्टनम और भुवनेश्वर। टॉप 3 भी ना रहे तो एक तो याद ही रखना है कि नारी 2025 के लिए की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा माना गया है, वो माना गया है कोहिमा। इसको कैसे याद रखें कि कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा शहर जहां किसी की हिम्मत नहीं, मतलब कोई हिम्मत नहीं करता है, कोई हिम्मत नहीं, कोहिमा, कोई हिम्मत नहीं कर सकता वहां महिलाओं को छेड़ने की, कोई हिम्मत नहीं कर सकता वहां महिलाओं को छेड़ने की। और आप इसलिए भी समझ सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स होते हैं वहां महिलाओं की, या पहाड़ी स्टेट हुए, नॉर्थ ईस्ट स्टेट हुए, वहां महिला बढ़ चढ़ के भाग लेती है हर फील्ड में, रोजगार की फील्ड में भी, हर फील्ड में महिलाओं की बढ़ोतरी अधिक दिखेगी आपको। कोई हिम्मत नहीं करेगा उस राज्य में या उस शहर में महिलाओं से छेड़खानी करने की। वो कौन सा शहर है, कोहिमा, महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर वही माना जाएगा। अब आपका नारी जो 2025 रिपोर्ट है, इसके अनुसार सबसे, मतलब महिलाओं के सुरक्षा के मामले में सबसे खराब शहर कौन सा है, वो है आपका पटना बिहार, उसके बाद है जयपुर, फरीदाबाद। आपको एक ही याद रखना है, केवल पटना बिहार। अगर आप चाहें तो कुछ ऐसे नाम से याद रख सकते हैं, जैसे कुछ मैंने ऐसे बताया है कि आप जब बोलेंगे किसी महिला से पटना है, पटना है, पटना है, इस प्रकार से बोलेंगे तो कितना भद्दा लग रहा है आप सुन के ही समझ सकते हैं। तो वो शहर भी क्या होगा, सबसे असुरक्षित शहर होगा महिलाओं के लिए। तो यही नारी की रिपोर्ट आई है, मतलब कि आपका नारी रिपोर्ट जो आई है किसके द्वारा, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा नारी रिपोर्ट आई है। सबसे सुरक्षित शहर है, कोई हिम्मत नहीं करेगा उस शहर में, और सबसे असुरक्षित शहर है, महिलाओं को जब बोलेंगे पटना है, पटना है, आप समझ ही सकते हैं। किसी के लिए ऐसी बात बोलना नहीं चाहिए, बट आपको केवल याद करवाने के लिए बात बोली जा रही है। उसके बाद अगला टॉपिक देख लेते हैं सीधा, ये कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं इसलिए इनको छोड़ दिया गया है। और सेमीकंडक्टर की जो पायलट प्रोजेक्ट साड़न में आपको बहुत अच्छे से कराया है, कई बार कराया है, तो इजीली एलिमिनेट कर लेंगे। राज्य
ऊर्जा सुरक्षा सूचकांक जो बीई के द्वारा ही जारी किया जाता है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सीधा चलते हैं, नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है, स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट। नीति आयोग के द्वारा संयुक्त राष्ट्र की जो आर्थिक और सामाजिक परिषद होती है, जिसे हम इकोसॉक बोलते हैं, और एलटी ग्रेड की भी जो भी परीक्षा हुई है उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया है 2026 से 28 तक भारत को इकोसॉक का सदस्य निर्वाचित किया गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो आप पीवाईक्यू के क्वेश्चन देखिए, उनसे किस हिसाब से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन कैसे पुटअप किए जाते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इससे आपको आइडिया आता है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे आगे। तो नीति आयोग ने इकोसॉक द्वारा आयोजित उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच में अपने एसडीजी पर वीएनआर रिपोर्ट, जैसे क्या बोलते हैं, स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट जारी की है। एसडीजी के ऊपर यह रिपोर्ट होती है कि हम एसडीजी में क्या क्या काम हुआ है और हम क्या क्या काम आगे करेंगे। तो उसी के आधार पर एक रिपोर्ट जारी की गई है, स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा। तो मतलब हमारी स्वैच्छिक रिपोर्ट है, किसी के दबाव में नहीं, हम स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा कर रहे हैं अपने एसडीजी इंडेक्स के ऊपर। ये किसके द्वारा जारी की गई है, आपको केवल इतना याद रखना है, नीति आयोग के द्वारा। अब देखिए, एसडीजी के कदम में भारत की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां दी गई हैं। जैसे एसडीजी बना, आपको पता है, गरीबी का अंत करना। अब भारत में चरम गरीबी का स्तर कम हुआ है, ये भी बताया गया है। इसी प्रकार एसडीजी 2, 5, 6, 7, 9 सब में आपके स्वैच्छिक रिपोर्ट जारी की गई, स्वैच्छिक राष्ट्रीय असेसमेंट किया गया, उसकी रिपोर्ट जारी की गई है इकोसॉक के मंच पर। किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। अब जैसे चरम गरीबी पर आपको पता है, चरम गरीबी सबसे संपूर्णतः खत्म करने में कौन सा राज्य बन गया है, चरम गरीबी संपूर्णतः खत्म करने में केरल राज्य बन गया है। और उसकी कौन सी पंचायत बन गई है, विधानसभा बन गई है, सॉरी, धर्मदम। जहां धर्म दमदार काम करेगा वहां चरम गरीबी खत्म हो जाएगी, आपको पीछे ही याद कराया। तो जिसने पीछे की क्लासेस नहीं देखी है, जाइए पहले पीछे की क्लास देखिए, फिर आपको ये क्लास देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगी, आपके समझने का स्टैंडर्ड और लिंक बहुत अच्छे से बन जाएगी आपकी। अगला टॉपिक देखते हैं, राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 जारी किया गया है। कुछ बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, एक बार इसके इंपॉर्टेंट हाइलाइट देख लेते हैं। राष्ट्रीय खेल बोर्ड बनाया गया है एक, और इसमें क्या क्या कहा गया है कि बीसीसीआई है जो आपका क्रिकेट के लिए काम करता है, बीसीसीआई आरटीआई के दायरे में नहीं आएगा, क्योंकि यह खेल मंत्रालय से कोई आर्थिक सहायता नहीं लेता है। बीसीसीआई खेल मंत्रालय से कोई फंड नहीं लेता है, इसलिए राइट टू इंफॉर्मेशन, जो राइट टू इंफॉर्मेशन होता है 2005 का जो आपका एक्ट है, इसके दायरे में नहीं आएगा। उसके बाद राष्ट्रीय खेल महासंघों की जो कार्यकारी समितियां होंगी, उसमें कम से कम 2 खिलाड़ी और 4 महिला खिलाड़ियों को शामिल होना अनिवार्य होगा। अभी तक क्या होता था कि सब उच्च पदों पर, खेल हो या किसी फील्ड हो, पॉलिटिशियन के बेटे होते थे। अब इसमें क्या किया गया है, राष्ट्रीय खेल महासंघों की जो कार्यकारी समिति होगी, कम से कम उसमें 2 खिलाड़ी होंगे और 4 महिला खिलाड़ियों को शामिल करना कंपलसरी होगा। अब जब खिलाड़ी रहेंगे तो डिसीजन खिलाड़ियों के अनुसार भी लिया जा सकेगा। केवल इतनी सी इसमें बात थी। और अगर एक ट्रिब्यूनल बनाया गया, जो विवाद होंगे तो उसके विवादों के निपटारण के लिए क्या बनाया गया है, एक ट्रिब्यूनल बनाया गया है। उसके बाद आयकर संशोधन अधिनियम 2025, कोई खास इंपोर्टेंट न्यूज नहीं है इसमें। उसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक, ऑनलाइन गेम संवर्धन और विनियमन अधिनियम लाया गया है। जो ड्रीम 11 ये सारे ऑनलाइन गेमिंग चल रहे थे, इनको खत्म करने के लिए कोई खास न्यूज नहीं है। एमएमडीआर एक्ट, जो आपका खनिज एवं खान विकास और विनियमन संशोधन अधिनियम 2025 का, या कोई महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद सीधा देखते हैं, भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025। भारतीय प्रबंधन संस्थान, तो इस एक्ट के तहत क्या किया गया है, भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025 पारित कर असम के गुवाहाटी में एक नए आईआईएम की स्थापना की गई है। आईआईएम गुवाहाटी की स्थापना की गई इस एक्ट के तहत। पूछा जा सकता है एक फैक्ट वन लाइनर के रूप में कि हाल ही में नए आईआईएम की स्थापना किस जगह की गई है, हाल ही में नए आईआईएम की स्थापना किस जगह की गई है, बता ही देंगे आप किस जगह की गई है। अब देखिए, वर्तमान में लगभग 21 आईआईएम है, 21 आईआईएम संचालित हो रहे हैं, और भारत सरकार जल्द ही दुबई में आईआईएम कैंपस शुरू करने जा रही है, जो उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण में भारत की भूमिका को दर्शाएगा। हमारे पास कितने आईआईएम है, हमारे पास 21 आईआईएम है। अभी रिसेंट में कौन सा आईआईएम बना है एक एक्ट के द्वारा, वो बना है आईआईएम गुवाहाटी। उसके बाद दुबई में आईआईएम एक कैंपस शुरू किया जा रहा है, जो उच्च शिक्षा में वैश्वीकरण को आपको दर्शाएगा। फिजी के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा हुई है, फिजी के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए हैं। अब फिजी के प्रधानमंत्री का सीधा आपको पूछा जाएगा, यहाँ आपके 4 नाम दिए जाएंगे, यहाँ 4 देश दिए जाएंगे। अब इसको आपको मिलाना होगा, किस प्रकार से मिलाना है, इस प्रकार से क्वेश्चन आयोग पूछा जाता है। उसमें पूछा जाएगा फिजी के, सिंगापुर के और मलेशिया के पूछ देगा, सिंगापुर के पूछ देगा, और जो न्यूजीलैंड के, ब्रिटेन के, इस प्रकार से 2-3 नाम, 1-2 नाम उसमें ऐसे जरूर होंगे जो इतने टफ होंगे, आपने लगभग नहीं सुने होंगे। इसीलिए ऐसे देशों के आपके प्रधानमंत्री या जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, उनके नाम आपको बार बार कराए जाते हैं। तो फिजी के प्रधानमंत्री की जो भारत यात्रा हुई है,
वो फिजी की प्रधानमंत्री कौन है? श्री सिटिवेनी लिगाम-मादा राबुका, श्री सिटिवेनी लिगाम-मादा राबुका। अब आप कहेंगे याद कैसे रहेगा? अभी तो याद हो जाएगा, उस टाइम कैसे याद रहेगा? तो हमें फिजी को करना है फर्जी से, फिजी को बनाएंगे फर्जी, फिजी बन गया आपका फर्जी, और आपको यहां से पकड़ना है लिगाम मादा, लिगाम मादा, लिगाम मादा को आप बनाएंगे लगाम मादा। अब आपका सारा आपको याद रहेगा, फिजी को बनाया आपने फर्जी से, लिगाम मादा को बनाया लगाम मादा से। जब आप ऐसे याद रखना है, जब कोई कहेगा कि ये मादा पर की जुबान पर लगाम लगी हुई है, मादा की जब जबान पर लगाम लगी होगी तो आप क्या कहेंगे? नहीं, ये फर्जी मादा है। बस केवल याद करने के लिए आपको बताई जा रही है, किसी भी लिंग या किसी भी वर्ग के लिए कोई भेदभाव नहीं है, बस केवल याद हो जाए आपको किसी भी प्रकार से। तो जब आप याद करेंगे कैसे, कि कोई कहेगा आपके से कि मादा पर लगाम लगी हुई है, इस मादा पर लगाम लगी हुई है, तो आप कहेंगे वो मादा फर्जी है। जिस मादा की जबान पर लगाम हो वो मादा हो ही नहीं सकती, आपको ऐसे याद रखना है। तो फर्जी कैसे याद होगा? मादा की लगाम से। अब आपको कंफ्यूज नहीं होगा, इसलिए आपको याद करवाया जा रहा है। कुछ अपनी ट्रिक भी बना सकते हैं आप, जिससे आपको याद रह जाए। अगला देखते हैं, अगला टॉपिक क्या है? जनजातीय कार्य मंत्रालय का आदि कर्मयोगी अभियान कई टाइम से, कई बार से बढ़ाया जा रहा है आपको। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार हाईलाइट करके बताया जाता है। काफी पुरानी न्यूज है, अगस्त 2025 की है। अब देख लीजिए, जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने की यह ऐतिहासिक पहल है। दुनिया का सबसे बड़ा जनजातीय नेतृत्व कार्यक्रम है ये, माना जाता है इसको। किसको? आदि कर्मयोगी अभियान को। इसका लक्ष्य क्या है? 1 लाख जनजातीय ग्राम प्रधान, मतलब जनजातीय प्रधान गांवों में से, मतलब 1 लाख गांव चुने जाएंगे। कौन से गांव चुने जाएंगे? जो जनजातीय प्रधान गांव होंगे, उनमें से 1 लाख गांव होंगे, उनमें 20 लाख परिवर्तनकारी नेतृत्वकर्ता, मतलब चेंज लीडर्स होंगे, उनको संगठित करना इसका क्या है? आदि कर्मयोगी का उद्देश्य है। इसका मोटो क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। 4 सबका है आपका, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। इसकी आपकी क्या हो गई? थीम हो गई। यह पहल जनजातीय गौरव वर्ष का केंद्रीय हिस्सा है, जो भारत की जनजातीय विरासत और भविष्य का उत्सव मनाता है। यह पहल क्या है? जनजातीय गौरव वर्ष का केंद्रीय हिस्सा है, जो भारत की जनजातीय विरासत और भविष्य का उत्सव मनाता है। अब जनजातीय गौरव जो वर्ष है, ये आपको पता है कब मनाया जाता है? चलिए आपको बता देता हूँ। जनजातीय गौरव वर्ष आपका मनाया जाता है बिरसा मुंडा की जयंती पर। अब आपको डेट बतानी है कि ये कब मनाया जाता है। ये तो आपको बता दिया बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है, लेकिन आपको डेट बतानी है कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है। अगला टॉपिक देखते हैं। केरल भारत का पहला पूर्णतः साक्षर डिजिटल राज्य घोषित हो गया है। आपने बहुत बार न्यूज में सुना होगा, बस एक बार थोड़ा सा इसका ब्रीफ में देख लेते हैं। और केरल क्या हुआ? आपको बताया था चरम गरीबी से पूर्णतः मुक्त होने वाला राज्य भी हो गया है। धर्मदम उसकी विधानसभा के बारे में बताया है। केरल भारत का पूर्णतः पहला डिजिटल साक्षर राज्य भी घोषित हो गया है। यह क्या हुआ है? यह डिजी केरल परियोजना के अंतर्गत इसको बताया गया है कि डिजी केरल परियोजना जब इसमें चलाई गई थी, तो उसमें क्या किया था? जो डिजिटल डिवाइड होता है, मतलब कि डिजिटल खाई होती है एक वर्ग के बीच में, एक मतलब बहुत बुजुर्ग वर्ग है और यंग वर्ग है, उन दोनों के बीच में जो डिजिटल डिवाइड होता है, उसको पाटने के लिए क्या किया गया है? डिजी केरल परियोजना चलाई गई थी, जिसमें कई वर्ग के लगभग 104 वर्ग के प्रतिभागी M.A. अब्दुल्ला मौलवी वाकबी ने भी इसमें प्रशिक्षण किया था। मतलब यंग, बुजुर्ग, मिडिल एज सब लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिससे डिजी केरल परियोजना एक सफल परियोजना बनी। उसके बाद घोषित किया गया केरल भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य। न्यूज आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए, काफी इंपोर्टेंट न्यूज ये भी है। मराठा सैन्य परिदृश्य जो है, मराठा के पूरे जो किले हैं, सैन्य परिदृश्य को क्या किया है? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल कर लिया है। वर्ल्ड हेरिटेज जो लिस्ट होती है यूनेस्को की, उसमें शामिल कर लिया है किसे? मराठा सैन्य परिदृश्य। मान के चलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको ग्रीन कलर से भी हाईलाइट कर देते हैं। मराठा सैन्य परिदृश्य को क्या हुआ है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में क्या कर दिया है? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया है। मान के चलिए क्वेश्चन आपका एक आया हुआ क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मराठा किलों को शामिल होने के बाद यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल भारतीय धरोहर स्थलों की कुल संख्या 44 हो गई है। टोटल भारतीय विश्व धरोहर की संख्या कितनी हो गई है? 44 हो गई है, जिसमें 36 आपके प्राकृतिक हैं। देख लीजिए, यहीं देख लीजिए आप, इसमें 36 स्थल सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 स्थल आपका मिश्रित है। 36 आपके सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 आपके प्राकृतिक स्थल हैं और 1 आपका मिश्रित स्थल है। और जो मिश्रित स्थल है वो आपका है कंचनजंगा। कंचनजंगा आपका एक मिश्रित स्थल है।
36 आपके सांस्कृतिक स्थल हैं और 7 आपके प्राकृतिक स्थल हैं। 36, 7 और 1, तो टोटल हो गए आपके 44। चारों पांचों संख्या में से कुछ भी पूछा जा सकता है। 36, 7, 1 और 44 सब आपको याद रखने, अच्छे से याद रखने। उसके बाद देखिए बैराबी शेरांग जो रेल परियोजना चलाई गई है मिजोरम के आइजोल से जोड़ने के लिए, पूरी देश को मिजोरम से जोड़ा गया है रेल लाइन से, और ये पहली बार ऐसा हुआ है। बैराबी शेरांग रेल लाइन का उद्घाटन किया गया है, जिससे राज्य की राजधानी आइजोल पहली बार भारतीय रेल से नक्शे पर जुड़ी हुई है। सीधा क्वेश्चन आएगा, बैराबी शेरांग रेल लाइन का उद्घाटन किया गया है, यह पहली बार किस राज्य की राजधानी को भारतीय रेल के नक्शे से जोड़ता है? आपको सीधा याद रखना है किसको, मिजोरम के आइजोल को। मिजोरम के आइजोल को, मिजोरम सबसे आपका नॉर्थ ईस्ट राज्य हो जाएगा। वैसे तो आप एक हिसाब से देखेंगे तो आपका अरुणाचल प्रदेश होगा, लेकिन आप क्या रखना है याद, मिजोरम के आइजोल को भारतीय रेल लाइन के नेटवर्क से जोड़ा गया है किस परियोजना के द्वारा? बैराबी शेरांग परियोजना के द्वारा। बैराबी शेरांग परियोजना याद रखना है बड़े अच्छे से। इसमें बहुत इसलिए इंपॉर्टेंट है ना ये, क्योंकि देखिए इस रेल मार्ग में लगभग 48 सुरंगें थी, 55 बड़े और 87 छोटे पुल थे। एक पुल जिसकी संख्या 196 थी, उसकी मीटर लगभग 104 थी, जो समझिए कुतुब मीनार से भी ऊंचाई तक है। तो ऐसा भी आपका पुल बनाया गया है, इसलिए ये भारत की तकनीक को दिखाता है कि हम कितने तकनीक में आगे हो गए हैं। बैराबी शेरांग रेल परियोजना लगभग 52 किलोमीटर की ये लंबी रेल परियोजना है, जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का आपका हिस्सा है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का जो हिस्सा है, इसका उद्देश्य क्या है? उत्तर पूर्व में संपर्क और आर्थिक एकीकरण को मजबूत करना। अगला देखते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के पुरस्कार हैं। अभी क्या देखा था? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार देखे थे हमने, जिसमें हमने 3 कैटेगरी देखी थी। उसके बाद अब देखते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25। पुराने हो गए हैं बट फिर भी थोड़े से याद रखने के लिए देख सकते हैं। इसकी थीम क्या है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, 3R, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। ठीक है, 4 श्रेणियों में बांटा गया है। सुपर स्वच्छ लीग शहर, स्वच्छ शहर, विशेष श्रेणी, राज्य स्तरीय पुरस्कार श्रेणी, 4 श्रेणियों में बांटा गया है। हर श्रेणी के टॉप शहर देख लेते हैं। सुपर स्वच्छ लीग शहरों में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले समूह के शहर आते हैं। इसमें पहला पुरस्कार हर साल आपको पता है इंदौर को ही मिलता है, दूसरा गुजरात के सूरत को ही मिलता है, तो आपको इंदौर याद रखना है, इजी है याद रखना। 3 से 10 लाख की जनसंख्या में, इसलिए आपको ग्रीन हाईलाइट किया गया है क्योंकि आपका नोएडा शामिल हुआ है। 3 से 10 लाख की जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में पहले लीग पुरस्कार क्रमशः नोएडा का, मतलब आपका उत्तर प्रदेश का नोएडा शामिल हुआ है, फिर चंडीगढ़, फिर मैसूर। आपको याद रखना है नोएडा किस में है? 3 से 10 लाख की जनसंख्या में। उसके बाद सीधा देखते हैं जो जो इंपोर्टेंट है। विशेष श्रेणी के पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार किसे मिला है? प्रयागराज को मिला है, इजी है याद रखना। और उसके बाद क्या हुआ है? महाकुंभ के दौरान बेहतरीन शहरी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार व मेला अधिकारी तथा प्रयागराज नगर निगम को भी विशेष पुरस्कार दिया गया है। 2-3 फैक्ट आपको याद रखना है, बहुत ईजी याद रखना, कोई टफ नहीं है। उसके बाद देखते हैं, फिलीपींस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा हुई है। फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है? मार्कोस जूनियर। मार्कोस जूनियर, पूरा नाम क्या है? फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर। अब आप कहेंगे याद कैसे रहेगा? याद रखने के लिए आपको क्या करना होगा? कुछ ट्रिक बनानी होगी। फिलीपींस को बनाइए आप फ्लिप से, मार्कोस जूनियर। फिलीपींस को आपने बनाई फ्लिप से, उसके बाद करना है आपको मार्कोस जूनियर के कुछ ट्रिक बनाना है। तो देखिए, जो मार्कोस आप जानते हैं, मार्कोस कितने खतरनाक सैनिक होते हैं, जो जेड प्लस सिक्योरिटी है उसकी सिक्योरिटी में शामिल होते हैं। तो हमें मार्कोस सैनिक तो पता है, तो कैसे बनाना है? मार्कोस के जूनियर सैनिक भी, मार्कोस के जूनियर सैनिक भी बेहतरीन, मतलब जो टॉप लेवल के सैनिक होते हैं उनसे अच्छी फ्लिप मारते हैं। तो मार्कोस एक बहुत खतरनाक सेना होती है, आप सब जानते हैं। तो मार्कोस के जूनियर ऑफिसर या जूनियर सैनिक भी सबसे बेहतरीन फ्लिप मारते हैं। कुछ ऐसे आप बना के याद रख सकते हैं। यदि ये ट्रिक आपको टफ लग रही है, 1-2 बार सुनिए, पहले तो इजी लगने लगेगी। यदि फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं ये समझ नहीं आ रही है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपनी कोई ट्रिक बना लीजिए। केवल और केवल आपको एग्जाम तक याद रखना है, किसी भी हाल में, मतलब एन केन प्रकार किसी भी हाल में आपको दिमाग में बसाना है। फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है? मार्कोस जूनियर, फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर। खत्म। उसके बाद देखते हैं, इसरो और नासा के संयुक्त उपग्रह निसार का सफल प्रक्षेपण हुआ है, बहुत बार चर्चा में रहा है। क्या हुआ है? इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए गए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, मतलब पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं उसे बोलते हैं निसार। नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रडार, इसका फुल फॉर्म ही है नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रडार। आप नाम ही यदि आप फुल फॉर्म याद कर लिया
इजी हो जाएगा आपके लिए। नासा और इसरो का प्रोजेक्ट है सिंथेटिक एपरेचर रडार सार, सिंथेटिक एपरेचर रडार, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, नाम से ही समझ आ जाएगा। इसे भेजा गया है GSLV Mark 2 जो हमारा सबसे हेवीएस्ट रॉकेट है, इसके द्वारा भेजा गया है। उसके बाद इसका वजन क्या है 2393, 2393, याद रखने के लिए कैसे कर सकते हैं 23 इंटू 3, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, तो 2 3 है, 2 आपके 3 3 है और 3 और 3 9 हो जाएगा। आपको लग रहा होगा ये बेहूदी सी ट्रिक है, बट जब आप एग्जाम में देखेंगे ना 2393, 2493, 2392 या 95 या 85 इस टाइप के जब फैक्ट्स देखेंगे तब आपका दिमाग जो गच्चा खाएगा ना, तब आपको लगेगा नहीं कुछ ना कुछ तो ट्रिक्स बनानी चाहिए थी। क्वेश्चन आप PYQ उठा के देखिए, इस प्रकार के ऑप्शन सेटअप किए जाते हैं कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। सूर्य तुल्य कक्षा में भेजा जा रहा है, सूर्य तुल्यकारी कक्षा या सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में भेजा जाता है, कई प्रकार की कक्षाएं होती हैं, सबने यदि डीप में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, नहीं पता है केवल याद कर लीजिए, सूर्य तुल्य कक्षा में इसको सेट किया जा रहा है और निशार का वजन क्या है 2393। अगला देखते हैं, कांडला में देश के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। पीछे सेम ऐसी ही न्यूज थी, कांडला में या दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण DPA में, कांडला में क्या हुआ है, गुजरात में क्या किया गया है, आपका पहला इलेक्ट्रिक ग्रीन टग का उद्घाटन किया गया था। इलेक्ट्रिक ग्रीन टग आपको बताया था जो जहाज खींचने वाली नाव होती है, उसका उद्घाटन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, अत्रे शिपयार्ड, जो गोवा की अत्रे शिपयार्ड है उसके द्वारा किया गया था। पीछे की जब आप फैक्ट्स लिंक करके चलेंगे, आगे की न्यूज भी आपको क्रिस्टल क्लियर होती चली जाएंगी। तो आपको याद रखना है, कांडला में देश के पहले हरित संयंत्र का उद्घाटन किया गया है और देश के पहले इलेक्ट्रिक ग्रीन टग का भी उद्घाटन किया गया है। सेम यही न्यूज है, इसीलिए आपको हाईलाइट करी थी ताकि आपको फ्लैशबैक की न्यूज़ेस भी आपके दिमाग में बनी रहे। उसके बाद देखिए, गुजरात में देश के पहले ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग की शुरुआत की गई है। गुजरात में देश के पहले ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, आदिवासी समुदायों में पाई जाने वाली बीमारियों को समझना और उन्हें बेहतर ट्रीटमेंट प्रदान करना, उनकी बीमारियों को समझना, उनके जीनोम को समझना और उनको बेहतर ट्रीटमेंट, बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज देना। तो ये केवल उद्देश्य है इसका। किसने स्टार्ट किया है, देश के पहले ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग की शुरुआत किसने की है, गुजरात ने। ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग देख के झारखंड, छत्तीसगढ़, आप ऐसे राज्य को मत मार दीजिएगा, आपको याद रखना है गुजरात में देश के पहले ट्राइबल सीक्वेंसिंग की शुरुआत की गई है। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं, उसके बाद सीधा कहाँ है, हाँ एक वन लाइनर न्यूज है, याद रख सकते हैं। भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां चली है, नागपुर पुणे, नागपुर से पुणे को जोड़ने वाली जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है उसका उद्घाटन किया गया है और ये देश की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत ट्रेन हो गई है। केवल इतना सा आपको फैक्ट याद रखना है। उसके बाद देखिए, एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का भी सफल परीक्षण किया गया है। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का भी क्या किया गया, सफल परीक्षण संचालन किया गया है। लगभग 4.5 किलोमीटर लंबाई है इसकी, इस ट्रेन की, मालगाड़ी है जो, और इसकी परिवहन को बदलने की क्षमता रखती है, माल परिवहन को बदलने की क्षमता रखती है। उसका और चीज देख लीजिए कहां से कहां चल रही है, इंपॉर्टेंट इसलिए भी है ना क्योंकि ये गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन, जो चंदौली का गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन है, वहां से गढ़वा झारखंड के बीच चलाई जा रही है। तो यूपी का कुछ भी जिला या कोई ऐसी चीज न्यूज में आ जाती है तो वो इंपॉर्टेंट यूपी PCS के एग्जाम या यूपी के एग्जाम के लिए बन जाता है। तो एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र नाम याद रखना है आपको पहले तो। दूसरा, कहां से कहां चल रही है, गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन चंदौली से गढ़वा झारखंड तक, आपको दोनों याद रखना है। देखिए याद ऐसे भी रख सकते हैं आप, गा से गा मिला सकते हैं, गंज ख्वाजा से गढ़वा, गंज ख्वाजा से गढ़वा। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र, याद हो जाएगा आपको। उसके बाद देखिए, इस ट्रेन में क्या हुआ है, नवीन कपलिंग तकनीक और सटीक इंजन प्लेसमेंट। सटीक इंजन प्लेसमेंट क्या है, सटीक इंजन प्लेसमेंट क्या होता है, सबसे आगे 2 इंजन लगाए गए, फिर लगभग 59 बोगियों के बाद एक इंजन सेट किया गया है, तो सटीक इंजन प्लेसमेंट भी किया गया है। नवीन कपलिंग और डीकपलिंग मतलब जोड़ना और डीकपल करना, नवीन कपलिंग प्रणाली और सटीक इंजन प्लेसमेंट संभव हो सका है ताकि पूरे ट्रेन में समान इंजेक्शन और ब्रेकिंग पावर मिले, मतलब समान इंजेक्शन मिले, ट्रेन को एक साथ स्टार्ट कर सके और ब्रेक लगाएं तो एक साथ ब्रेकिंग पावर सिस्टम मिल सके। मतलब एक प्रकार से ये समझिए, वास्तव में ये 5 मालगाड़ियों को एक के पीछे एक जोड़ा गया है, जिससे अग्रिम, और इसमें अग्रिम भाग में ये समझ लीजिए कि 5 मालगाड़ियों को एक से एक जोड़ा गया है और इसमें आगे 2 इंजन लगा दिए गए हैं, मतलब आगे 2 इंजन लगा के पीछे 5 मालगाड़ियों को जोड़ दिया गया है। इस प्रकार से इसको लगभग ये कितनी 354 इसमें वैगन है, 354 बोगियां हैं, 7 इंजन है, समझ सकते कितनी बड़ी होगी। लगभग ये 4.2 किलोमीटर की लंबाई है इसकी, जो आपने देखी होगी 4.5 किलोमीटर की लंबाई है।
354 बोगियां हैं, 7 इंजन लगे हैं, एक प्रकार से 5 मालगाड़ियों को जोड़ने के बराबर होगी। सोच कितनी लंबी होगी, यदि आप कल्पना करेंगे तो आप समझ जाएंगे। उसके बाद देखते हैं कोई फैक्ट और बचा होगा यदि तो। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अभी तो 2 फैक्ट है इंपॉर्टेंट। 16वीं शेर जनगणना रिपोर्ट 2025 जारी की गई है। 16वीं शेर जनगणना रिपोर्ट। अब देखिए, लगभग 2020 से 2025 के बीच, 2020 में 674 शेर थे। हर बार जब शेर की जनगणना होती है, मतलब 5 सालों में होती है, जब भी पढ़ाया जाता है एनवायरमेंट में आपको, तब 674 पढ़ाया जाता था। अब कितनी हो गई है? 891। याद कैसे रखनी है? 8 + 1 9, 8 + 1 9। ऐसे कुछ आप जब न्यूमेरिकल अपने ट्रिक्स बनाएंगे ना, तो आपके दिमाग में जब सेट हो जाएगा 8 + 9 1, मतलब 8 + 1 9, 8 + 1 9, तो वहां कंफ्यूज नहीं होंगे। जब आएगा ना 881, 861, 891, 871, जब ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे ना, तब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। 819 नहीं होगा, मतलब 817 आ जाएगा बीच में, 819 ये हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तब आप ऐसे एलिमिनेट कर सकेंगे उसको, और ऐसे ही क्वेश्चन कंफ्यूज किए जाएंगे आपको। और सबसे ज्यादा गुजरात के अमरेली जिले में, और वो भी मिटियाला अभ्यारण्य में सबसे ज्यादा शेरों की संख्या पाई गई है। और सबसे कम शेरों की संख्या कहां पाई गई है? गिरनार में और भावनगर में। गिरनार वन्यजीव अभ्यारण्य में और भावनगर तट में शेरों की आबादी में गिरावट दर्ज की गई है। अब देखिए इसकी बेहतरीन ट्रिक कैसे होगी, आपको कैसे याद रखना है। देखिए गिरनार तो नाम से ही गिर, तो गिर मतलब कि गिरना, गिरनार मतलब कि शेरों की संख्या में कमी हो रही है। और भाव, भाव आप कैसे याद रखेंगे? भाव, भाव हमेशा क्या होते हैं? बढ़ते और गिरते रहते हैं। तो भाव गिरते, भाव का गिरना और गिरना, गिरना और भाव, गिरना और भाव, भाव का गिरना, तो दोनों ही आपके ऐसे वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसमें आपकी शेरों की आबादी की कमी हो रही है। इजीली आप समझ जाएंगे। कुछ ऐसी ट्रिक बनाइए जो दिमाग में फ्रेम फिट बैठ जाए। उसके बाद एक लास्ट फैक्ट है, सिंगापुर के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा हुई है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है? बस आपको ये याद रखना है, सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं लॉरेंस वोंग। सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं लॉरेंस वोंग। सिंगापुर को आपने बनाया सोंग, वोंग को बनाया वोंग। सोंग वोंग, सोंग वोंग, सोंग वोंग, ऐसे याद रखेंगे। लॉरेंस वोंग, लॉरेंस वोंग, सिंगापुर सोंग। ठीक है, इससे आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ आपके लगभग सारे टॉपिक्स खत्म होते हैं, और ये आपका राष्ट्रीय जो घटनाक्रम है यहाँ आज आपका समाप्त होता है। इसके बाद की जो क्लासेस लेंगे उसमें हम अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे, और स्पीड में जल्दी ही पूरी मैगजीन को खत्म करने का प्रयास करेंगे। और जो आप लोगों की डिमांड आ रही थी ना कि उसके एमसीक्यू बेस्ड पर भी इस मैगजीन को कराएंगे, सॉरी, तो जब ये खत्म हो जाएगा तो प्रयास किया जाएगा एमसीक्यू बेस्ड पर भी आपको ये मैगजीन क्वेश्चन फॉर्म में भी करवाई जाए। तो बस आप लोग अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए, कैसी आपको क्लास लग रही है, कैसा आपको कंटेंट लग रहा है, मेहनत आपके लिए की जाती है, तो एक लाइक जरूर किया कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम के साथ। धन्यवाद।